हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CS हिरेन गेडिया। मैं आपकी टीचर मिस पल्लवी बैनर्जी लाई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर दैट इज़ 2.5 योर प्रोज। हमने लास्ट टाइम 2.4 किया था, हम अब करेंगे 2.5। 2.5 पे जो आइस ब्रेकर है और ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इसको अलग से वीडियो बन जाएगा। उसको वॉच करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल बटन को हिट करते हैं आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो कोई भी नया वीडियो आए तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। और एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अपना बुक, नोटबुक और पेंसिल, पेन, टेक्स्ट बुक सब लेके बैठे। थिंक इंग्लिश, रीड इंग्लिश, राइट इंग्लिश, क्योंकि पेपर एंड ऑफ द डे इंग्लिश में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2.5। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोम है, फादर रिटर्निंग होम। डैड, बाबा, पापा, अब्बा, जो भी बोल ले आप, वो ऐसे हीरो है जो अनसंग है, यानी कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता। डैड ऐसी चीज़ है, हर डॉटर के लिए वो हीरो होते हैं और उनके सबसे पहला प्यार डैड होते हैं। अगर आप देखें तो हर डैड के लिए भी उसकी डॉटर प्रिंसेस होती है। बेटे भी होते हैं। सपने पूरे करने के लिए डैडी ऐसे इंसान है जो बिना कुछ बोले सबके सपने पूरे करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं ऑथर अपने डैड के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये आपके आइस ब्रेकर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा है, आपके आइस ब्रेकर है, ये है, वो बाद में आपको दिया जाएगा। दिलीप चित्रे जो बहुत ही अच्छे राइटर रह चुके हैं, उन और ट्रांसलेटर भी है, मराठी और इंग्लिश, वो बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में वो उन्होंने लिखा है, ट्रांसलेट भी किया है, इवन अभंगास भी किया है। अगर आपको पता हो कि अभंगास जो मराठी में गाए जाते हैं तुकाराम जी के, तो वो भी उन्होंने ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो उनका जो जन्म है, यानी चलिए देखते हैं दिलीप चित्रे जी अपने फादर के बारे में क्या बोलते हैं। ये जो पोम है उन्होंने अपने फादर को देखते हुए लिखा है। उनका जो जन्म है, अब कब हुआ था उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर और उनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर। तो 17 सितंबर उनका जन्म हुआ और 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई, यानी 1938 17 दिसंबर his birthday and 2009 10 December his death anniversary. Now let's see what the poem saying about. So Dilip Chitre was a celebrated bilingual। जैसे मैंने अभी आपसे बताया है कि बायलिंगुअल जो होते हैं वो दो भाषाओं में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। मल्टीलिंगुअल जो होते हैं वो बहुत सारे, 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं या समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। पोएट एंड ट्रांसलेटर विद रिमार्केबल वर्क इन मराठी एंड इंग्लिश। वो पोएट भी थे और ट्रांसलेट भी करते थे। बहुत सारे अभंगास संत तुकाराम जी के उन्होंने मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। हिज वर्सेटाइल क्रिएटिविटी एक्सटेंड्स ऑन टू पेंटिंग। वो इतनी वर्सेटाइल थे कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते थे, वो एक साथ कर सकते थे और बहुत सारी चीज़ों में वो माहिर भी थे। ही वॉज वेरी क्रिएटिव। तो उन्होंने क्रिएटिविटी में पेंटिंग, ऑफ कोर्स पेंटिंग, जो पेंटर्स होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं। फिल्म मेकिंग एंड हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू मैगजीन कॉलमनिस्ट। वो मैगज़ीन में भी एक कॉलम लिखते थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कॉलमनिस्ट आपको पता होगा, जो क्वेश्चन आंसर्स हम देते हैं, और कॉलमनिस्ट कभी पोम्स लिखते हैं या कभी कोई अच्छी बातें उसमें मेंशन करते हैं। ही रिसीव प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो सबसे अवार्ड जो सबसे ऑनरेबल माना जाता था, वो अवार्ड भी उन्होंने जीता है। बोथ फॉर पोइट्री एज वेल एज फॉर हिज नोन ट्रांसलेशन सेज तुका। मराठी में तुका म्हणे जो है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया है। पॉपुलर अभंगास, स्पिरिचुअल पोएम्स। अभंगास का मतलब होता है स्पिरिचुअल पोएम्स। ही हैड स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ सेंट्स इन मराठी एट द एज ऑफ 16। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की थी। मतलब आप सोच सकते हो कितने क्रिएटिव और टैलेंटेड थे। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? वनवास। जैसे 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल लॉर्ड रामा ने किया था, तो उनको बोलते, जो वनवास होता है उसको बोलते हम एग्जाइल।
एलिनेशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन। एलिनेशन का मतलब होता है आइसोलेशन, अकेलापन, अपने आप को अकेला रखना। एंड डेथ आर ऑब्जर्व टू द मेजर थीम्स ऑफ हिज वर्क। ये एंड डेथ, मृत्यु, ये सारी चीज़ें आप हमेशा इनके पोम्स में देखेंगे। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। उन्हें ये पोएम जो है उन्हें ट्रैवलिंग ऑफ केज से लिया गया है। इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबअर्बन कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब होता है जो रोज़ ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, बस में, उनको कम्यूटर बोला जाता है। पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं उनको कम्यूटर्स बोला जाता है। सबअर्बन का हिंदी का मतलब होता है उपनगर। जैसे आप बियॉन्ड, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप देखेंगे बोरीवली के बाद अलग हो जाता है और आप अंधेरी के बाद वो सारे अलग हो, बाकी सारे चीज़ें जो जगह हैं उनको सबब्स बोलते हैं। इट डिपिक्ट्स डल, मोनोटोनस, डल मतलब बहुत ही उदासीन, मोनोटस मतलब अकेलापन, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, थका हुआ, एंड इक्वल पिटिएबल डेली। पिटिएबल डेली रूटीन मतलब पिटिएबल मतलब जिस पे आपको दया आते हैं, मतलब हम दया करते रहे बेचारे रोज़ ट्रैवल करते हैं, राइट। एक सर्टन टाइम में होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे रोज़ ऑफिस जाना होता है तो खाली 1.5 घंटा ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहा है बंदा, फिर नीचे उतर रहा है व्यक्ति को बस पकड़ना होता है, फिर वो ट्रेन पकड़ के जाता है, फिर चल के जाता है, तो वो ट्रेन ट्रैवल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी टायरिंग हो जाती है, थका देता है लोगों को। फिर देखते हैं कि डिस्क्राइब्स, नाउ इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स्ड एलियनेशन एट होम। घर पे भी ये जो पोम दिखा रहा है कि घर पे भी उसकी हालत वैसी ही है, आइसोलेटेड मतलब अकेलापन, कोई नहीं है बात करने के लिए, किसी से भी कॉन्वर्जेशन नहीं है, वार्तालाप नहीं है। विच इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड। स्टेल फूड का मतलब होता है बासी फूड, यहाँ पे स्टेल का मतलब है बासी, यानी कोई भी खाना जो आपका रात का बचा हुआ रहता है उसको सुबह अगर आप खा रहे हो तो उसको स्टेल फूड बोलते हैं। एंड लैक ऑफ शेयरिंग, लैक ऑफ शेयरिंग मतलब कोई किससे बात नहीं करता या उनसे कोई शेयरिंग नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ अगर डैड घर पे आते हैं तो बच्चे दौड़ कर जाते हैं, खुद ही मिलते हैं, डैड चॉकलेट ला कर देते हैं, फिर डैड से पूरे स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में बात होती है, पर यहाँ उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। देखते हैं हम पोम में आगे क्या हो रहा है। हिज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज। उनके जो बच्चे हैं उनकी जॉय, जो भी उनके अंदर खुशियाँ हैं या उनके दुख, वो उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। With the hard-working father who as a result is forced to retire into solitude. Hard-working father यानी बहुत मेहनत करने वाले पिता, जिनके लिए वो फोर्सफुली इतना करने के बाद भी सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन में, लोनलीनेस में चले जाते हैं। फोर्स्ड है क्योंकि कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, कोई शेयर नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो तो अकेले ही बैठेंगे ना, वो तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आओ मुझे बोलो, शेयर करो, राइट। This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man world. ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जब लाइन आप देखोगे, ये जो लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट लाइन, दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस ओके इज अ सिंबल ऑफ मैंस आइसोलेशन फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक मैन वर्ल्ड। यानी जो इंसान ने जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बनाई हैं, हम देखते हैं फ़ोन, हम देखते हैं टेलीविज़न, हम खेलते हैं डिजिटल, सब कुछ हम कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा भी वक्त अपनों को देते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को। यहाँ पे डैड की बात चल रही है तो हम डैड के बारे में ही बात करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने डैड से रोज़ बात करते हैं, मम से बात हो जाती है क्योंकि वो घर रहती है, वो दांत फटकारती हैं, पर माँ डैड से बात होती है नहीं। कभी ऐसा कुछ सोचा है कि कभी डैड के मन में क्या चल रहा हो? माँ तो रो के बोल देती है, लेकिन कभी डैड को रोते देखा है? नहीं देखा है। देखते हैं हम कि चित्र क्या समझाते हैं हमें। लेट्स गो टू द होम। फादर रिटर्निंग होम, ये 12 लाइन्स का स्टैंजा, 2 स्टैंजा है, 12 लाइन का एक स्टैंजा है। My father travels on late evening train, standing among silent commuters। जैसे मैंने आपको बताया, commuters का मतलब जो डेली ट्रैवल करते हैं, दो टिपिकल एक वर्क ट्रैवलिंग पैटर्न होता है उनका।
इन द येलो लाइट सबर्ब्स, मैंने आपको बताया, स्लाइड पास हिज अनसीइंग आईज, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, सॉगी मतलब गीला, थोड़ा सूखा, तो जिस बारिश में भीग जाते हो तो कैसे होता है वैसे। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड, जैसे आप चल रहे हो तो छप 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 होता है तो पीछे पूरा मड हो जाता है ना, तो वैसे स्टेन्ड था पूरा। एंड इज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, यानी बुक से भरा हुआ बैग था, दैट मीन्स ही मस्ट बी समवन हु इज इंटेलेक्चुअल, समवन हु इज लिटरेट। इज फॉलिंग अपार्ट, हिज आईज डिम्ड बाय एज, शायद वो एजड है इसलिए थोड़ी आंखें ऐसी डिम्ड है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, यानी घर की तरफ जा रहे हैं वो मानसून नाइट, मतलब रात, बारिश का मौसम है, रात का मौसम है, उसमें वो जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अभी ट्रेन से वो उतरे। लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड ऑन अ लॉन्ग सेंटेंस, यानी अगर एक बड़ा सा सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें से एक भी ये ड्रॉप्ड हो गया वर्ड, जैसे आर्टिकल निकल गया या कुछ निकल गया, इतना ध्यान नहीं देते हम। उसी तरह इतने सारे लोगों में वो उतरे, इतना बड़ा भीड़ में उतरे नीचे, तो उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ही हरीज अक्रॉस द ग्रे प्लेटफॉर्म, ग्रे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो सीमेंट का बना हुआ प्लेटफॉर्म होता है, इसी वजह से उनको ग्रे प्लेटफॉर्म बोला जाता है। जो सीमेंट में, अगर आप अपने ट्रेन ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा सीमेंट का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था उसको ग्रे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उसका कलर वैसे होता है। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, रेलवे लाइन को क्रॉस करते एंटर करते लेन में। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, ही हरीज ऑनवर्ड, वो चप्पल पहन के, इमेजिन कीजिए वो चप्पल पहने हैं, इसी वजह से उनका जो रेनकोट है वो स्टेन्ड है। यहाँ पे रेनकोट का जो बात हुई थी हमारी, जो डिम स्टेन्ड विथ मड, ये रहा यहाँ पर, तो रेनकोट, ब्लैक रेनकोट जो मड से स्टेन्ड हो गया था। कैसे हुआ था, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने चप्पल्स पहना है। ऑब्वियसली चप्पल पहनोगे तो आप चप चप करके तो पीछे तो जाएगा ही। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, घर पे आते ही उनको क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो चाय पी रहे हैं। कैसे चाय पी रहे हैं, वॉट काइंड ऑफ टी ही इज़ ड्रिंकिंग, ही इज़ ड्रिंकिंग अ वीक टी। वीक टी मतलब शायद उसमें शुगर ना हो, शायद उसमें दूध ना हो, या फिर वो आप उसको ब्लैक टी भी बोल सकते हैं। और किसके साथ खा रहे हैं, वो खा रहे हैं स्टेल चपाती, यानी वो बासी रोटी के साथ खा रहे, और एक क्या कर रहे हैं, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। ये आपका पहला स्टैंजा हो गया। लेट्स सी उस स्टैंजा, जो 12 लाइन का आपका स्टैंजा था, उसका मतलब देखते हैं हम सिंपल वे में उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत पोम है। शायद इस पोम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने डैड से बात नहीं करते या खुलते नहीं है, बेटियां हैं जो अपने डैड से डरती हैं, बोलती नहीं हैं, शायद बोलना शुरू करें, शेयर करना शुरू करें। लेट्स सी, पैराफ्रेज देखते हैं। दिस पोएम फोकसेस ऑन द थीम ऑफ एलियनेशन और एस्ट्रेंजमेंट। बिलगाओ लिखा है मैंने, कोशिश की हिंदी में उसको समझाने की, फिर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही इंग्लिश सीख जाते हैं, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में लिखना है, तो याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़े। एक्सपीरियंस्ड बाय द एज्ड इन देयर ट्वाइलाइट ईयर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जब उनकी एक एज हो जाती है पेरेंट्स की, उसके बाद उनके आइसोलेटेड ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा काम में इतने बिजी होते जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके घर में कौन है, क्या हो रहा है, माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, या माँ बाप के लाइफ में क्या हो रहा है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बैठ के माँ बाप से बात करें, उनकी तकलीफ़ों को भी जानें। हमेशा सिर्फ पैसे मांगने नहीं जाना चाहिए, अपने डिमांड्स पूरा करने नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा बात भी करना चाहिए, शायद उनके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो। सो मेरे ख्याल से आज से शुरू करेंगे आप। चलिए फर्स्ट स्टैंजा जो हमने की थी उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा का जो है, द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फादर ट्रैवलिंग होम इन अ लेट लाइन इवनिंग ट्रेन आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। पोएट ने जो शुरू किया, कैसे शुरू किया पोएम को, उन्होंने शुरू किया कि कैसे उनके पिताजी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे लेट इवनिंग मतलब रात हो गई 8 साढ़े 8 के बाद ही बात होगी। ट्रैवलिंग, ही इज स्टैंडिंग अमंग द पैसेंजर्स इन द येलो लाइटेड कंपार्टमेंट। येलो लाइटेड कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन में जब आप देखेंगे शाम के टाइम पे वो लाइट्स जो होती है वो येलो दिखाई देती है।
द cheerless सराउंडिंग, cheerless मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, कोई हंस रहा नहीं रहा, कुछ नहीं, ऐसे सब, क्योंकि थक जाते हैं लोग तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं ट्रेन में, सब आधे नींद में भी होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि पूरे दिन काम करके फिर वापस से ट्रैवल करना एक बार हेक्टिक हो जाता है। इंटेंसिफाई हो जाना, इंटेंसिफाई इज सेंस ऑफ ग्लूम, ग्लूम मतलब उदासी, बोलते हैं ना ग्लूमी डे, उदासी डे। ही हैज़ नो इंटेंशन टू लुक एट द सबर्ब्स sliding past as he doesn't find anything interesting, hence adding to his monotony, monotony मतलब अकेलापन, निराशा, it is adding to monotonous। अब यहाँ ये आप समझ गए होंगे इतना तो, ही हैज़ नो इंटेंशन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जा रहा है, ट्रेन के बाजू में से क्या जा रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रेन में बैठते तो सब देखते रहते हैं, यहाँ से पेड़ जा रहा है, यहाँ से कोई और ट्रेन जा रहा है, कुछ ना कुछ तो देखते ही रहते हैं। बट इनका ऐसा था कि वो अपने ही इसमें थे, और जो कुछ भी जा रहा है सब में उनको उससे कोई मतलब नहीं, सीनरीज जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, उनको कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। It is rainy day, so it is rainy day as his clothes are wet and his raincoat muddy। पता चल जाता है हमें, जैसे वो लाइन में था स्टेन्ड रेनकोट, ब्लैक रेनकोट इज स्टेन्ड, मडी है, इसका मतलब एक बारिश का दिन है। क्लोथ्स आर वेट एंड गीला है, सॉगी मतलब वेट, एंड हिज रेनकोट मडी। ही इज स्ट्रगलिंग टू कैरी हिज बैग, बैग्स में बहुत सारे बुक्स है तो उनको हो नहीं रहा था, एज ए ही इज एजिड, एजिंग है ना, which is stuffed with books। The reference to the books indicates that he is an educated man, not unimportant as one might think due to his ordinary journey। इससे पता चलता है, जब बुक्स स्टफ्ड रहता है बैग से, उनसे पता चलता है कि वो एजुकेटेड मैन है, ऐसा नहीं है कोई अनइम्पॉर्टेंट मैन नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, शायद वो कहीं अच्छी जगह पे काम करते होंगे या कुछ अच्छा ही करते होंगे, क्योंकि उनके पास इतनी सारी किताबें हैं। His poor eyesight further fades at the prospect of returning home, as home is also a place where he feels isolated। Isolated का मतलब अकेलापन, जैसे alienation भी अकेलापन। अब क्या होता है कि उनका क्या फ़र्क पड़ता है, वो काम से आए वैसे ही थके मारे, घर पे भी जाके उनको क्या करना है, अकेले ही रहना है, कोई तो है नहीं जो उनसे बात करे, राइट। He gets down from the train like a word dropped from a long sentence, as though क्या होता है, वो ट्रेन से उतरते हैं, जैसे मैंने बताया एक लॉन्ग सेंटेंस में से एक द निकाल दो, अ निकाल दो, किसी को पता ही नहीं चलता, देखता ही नहीं है। उसी तरह वो ट्रेन से उतरते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो उतरे, क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट है और इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसी वजह से उनको कोई काउंट नहीं है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है उनको। ही बरीज अक्रॉस द ग्रे प्लेटफॉर्म, प्ले हरीज करना मतलब रश करना, यानी यहाँ पे क्रॉस करके, कहाँ जा रहे हो, क्रॉस करके प्लेटफॉर्म पे, ओके, ऑफ क्रॉस करके ऑफिस डल एंड मोनोटोनस लाइफ, मतलब उनका जो डल लाइफ है, निराशवादी लाइफ है, अकेलापन है, वो लाइफ लेके वो एंटर्स द लेन बाय क्रॉसिंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को क्रॉस करके, शायद रेलवे लाइन के पार उनका घर हो तो क्रॉस करके वो गए। दो हिज फुटवेयर इज मडी ही कंटिन्यूज टू वॉक, उनका फुटवेयर पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, फिर भी वो चलते ही जा रहे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अपना सेकंड स्टैंजा एंड लेट्स सी कि जो सेकंड स्टैंजा वो भी आपका 12 लाइन का स्टैंजा है, 12 लाइन्स के स्टैंजा है। He goes into the toilet to contemplate. He goes into the toilet to contemplate. Now contemplate मतलब think deeply, कुछ सोच विचार। ज़्यादातर आजकल भी बच्चे जाते हैं मोबाइल लेके, क्या डीप सोचते हैं उन्हीं को बता, चले जाते हैं वॉशरूम में, पर तभी तो मोबाइल कुछ नहीं होता था, पर ही वेंट। कभी कभार होता है ना, हमें बहुत दुख होता है, रोना आता है, पर हम किसी के सामने नहीं रो सकते, तो हम कहाँ जाते, वॉशरूम में। हम नल चालू कर देते, रोते मुँह धोते, रोते मुँह धोते। तो इसी तरह डैड भी यहाँ पे, पिता भी यहाँ पे वही कर रहे थे। मैंस एस्ट्रेजन फ्रॉम अ मैन वर्ल्ड, एलिएशन, एस्ट्रेजन का मतलब एलिएशन, एलिनेशन का मतलब आइसोलेशन यानी अकेलापन। कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स एट द सिंक, अभी ट्रम्बल कर रहे मतलब उनके जो हाथ है काँप रहे, शायद एज है इसकी वजह से, और बारिश के मौसम में अगर भी आप भीगे हुए होते तो आप तो काँपते ही हो, राइट।
द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ब्राउन हैंड्स मतलब उनका स्किन का कलर ब्राउन है, शायद वो डस्की या सांवले हैं। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू हिज ग्रेइंग हेयर ऑन हिज wrist, जो ग्रेइंग हेयर उनके wrist, इनको wrist वॉच बोलते हैं हम, तो wrist इसको बोला जाता है, इसमें जो ग्रे हेयर होते उसमें थोड़े पानी के बूंदे थे। His sullen children have often refused to share. Sullen का मतलब होता है bad tempered, somebody who is very bad in talking, होता है ना, कुछ भी बात बोलो चिड़चिड़े से बात करेंगे, so sullen tempered, sullen bad tempered, ओके आपको दिया हुआ है। Jokes and secrets with him, कभी कोई जोक या कोई सीक्रेट उनसे शेयर नहीं करते। He will now go to sleep, अब डैड क्या करेंगे, पिता क्या करेंगे, जाके सो जाएंगे। Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren. अब क्या करेंगे, वो सो जाएंगे। स्टैटिक मतलब, रेडियो का स्टैटिक मतलब आपने सुना है ना, कभी कभी जब आप बैंड चेंज करते हो तो उसमें ऐसे आवाज़ आती है, सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो वो उसी सिग्नल को सुन के वो सो जाएंगे। क्या ड्रीम कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के, एंसेस्टर्स पूर्वजों, और क्या ड्रीम कर रहे हैं कि मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो शायद वो हमसे प्यार करेंगे, क्योंकि दादा दादी से हम ज़्यादा प्यार करते हैं, हम पेरेंट्स से इतना हमारा नहीं जमता है, तो हम दादा दादी से ज़्यादा क्लोज होते हैं, हम शेयर भी उनसे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो वही सोच रहा है। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। नोमैड्स मतलब वो लोग होते थे जो अपने बच्चे परिवारों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे झुंड में पहले के ज़माने में जाते थे, तभी तो सब फैमिली साथ में ही होते थे, हंसते खेलते खाते पीते, पर अब ऐसा नहीं है, अब तो वक्त बदल गया है, मोबाइल ही सब कुछ है, तो कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। देखते हैं हम कि इसको सिंपली कैसे बोला जाता है, तो हम चलेंगे अपने सिंपल इसमें। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है ठीक से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते या फिर आप बाद में आके चैनल को व्यू कीजिए, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ आपकी नोटबुक में लिख लिया कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा, उतना ज़्यादा आप क्विक होंगे अपने पेपर लिखने में। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट द पेपर इज़ इन इंग्लिश, सो राइट इट इन इंग्लिश एंड लर्न इट एज इन इंग्लिश। Great boys and girls. In this stanza, the poet depicts the isolation of his father in his own home. अकेलापन अपने ही घर में। लोग घर दौड़ते हैं ऑफिस से, स्कूल से, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्यों? क्योंकि घर उनको लगता है घर जैसा। So there is a difference between a home and a house. हम घर खरीदने जाते हैं या मकान, हम मकान खरीदने जाते हैं, पर घर हमसे बनता है। पर हम क्या कर रहे हैं अभी, हम उसको घर नहीं रखे, हमने उसको मकान ही बना दिया है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, वो जाते तो है अपने घर पे, लेकिन वही अकेलापन है उनके साथ। द पोएट सीज हिज फादर ड्रिंकिंग वीक टी एंड ईटिंग अ स्टेल चपाती वाइल रीडिंग अ बुक। वो बुक रीड करते हुए एक वीक टी, जैसे मैंने आपको बताया, शायद ब्लैक कॉफ़ी होगा या शुगर बिना होगा या दूध बिना भी हो सकता है, उसको ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी बोला जाता है, जो ब्लैक होता है, वो पी रहे, और स्टेल यानी बासी चपाती शायद रात का होगा, वही खा रहे हैं वाइल रीडिंग अ बुक, और बुक रीड कर रहे हैं। द सीन हाइटन्स द फादर्स एलिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम। अब ऐसा होता है ना, जब भी डैड घर पे आते हैं, पापा घर पे आते हैं, तो लोग हलचल मचा लेते हैं, पापा आए हैं, कुछ मांग लेते हैं या कुछ बोल देते हैं, या सुबह से मम्मी की कंप्लेंट्स कर देते हैं हम। पर यहाँ इनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये तो वैसे ही अकेले बैठे थे। बट ही डजंट सीम टू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट दिस। पर अब डैड को इतनी आदत हो गई है यहाँ पे कि उसे कोई कंप्लेन ही नहीं होता। वो आते हैं, वो अपना चाय चपाती और अपना बुक लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ये आदत हो गई है। नाउ ही गोज़ टू द टॉयलेट एंड थिंक्स अबाउट हाउ मैन बिकेम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड। ये मैन मेड वर्ल्ड हमने ही बनाया है। इस दुनिया में जो भी आप इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो सब हमने ही किए हैं। हमने ही अपने जो अपनेपन रहता है एक दूसरे से कम कर दिया है। मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, लैपटॉप आ गया है, तो हम उसी पे ध्यान देते। बनाया किसने है? हमने बनाया है। तो वो बता रहे कि मैन मेड जो चीज़ है, उसी ने ही मैन को अलग कर दिया है एक दूसरे से, और आइसोलेटेड कर दिया है। द डिफरेंस दैट ही सफ़र्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ही सफ़र्स इट एट होम टू। जो बाहर वो अकेलापन महसूस करते हैं या इग्नोरेंट महसूस करते हैं, वही चीज़ वो अपने घर में भी सेम चीज़ ही महसूस कर रहे हैं।
He suffers it at home too. As he washes his hand, it trembles due to old age. हाथ कांपते हैं क्योंकि उनकी एज है यहाँ पे, यो ओल्ड है. And perhaps also from the fearful thought of his isolation from the rest of the world. Perhaps नर्वसनेस में वो ये भी सोच रहे होंगे क्यों मैं अकेला हूँ, इतने सारे लोग होने के बावजूद मैं अकेला हूँ. तो हमें कभी कभी ऐसे दुख लगता है, एंजाइटी होती है, एंशियसनेस होता है और हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं. तो उनका भी बुढ़ापे की वजह से भी हो सकता है और इस चीज़ के लिए भी ऑफ कोर्स होगा, राइट. द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्लिंगिंग, पकड़ टू, क्लिंगिंग मतलब पकड़ना, मैं आपको बताया. टू हिज ग्रे hair symbolizes that the old man is just holding on to his life which bothers nobody. अब ग्रे हेयर है, हाथ काँप रहे हैं, उसमें पानी है, लोगों को मतलब उनकी मतलब उन्होंने बहुत साल जी लिया, वो काम ही कर रहे हैं, अकेलापन ही है, मतलब ये बहुत ओल्ड है, तो उन्हें डर भी है, क्या पता कल क्या हो. पर symbolizes that the old man is just holding on his life. holding on से मतलब वक्त उनके पास कम है, वो बस जी रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं. which bothers nobody, किसी को उसकी उनकी परवाह नहीं है. they don't share their joys and sorrows with him. ना जॉय शेयर करते, ना सॉरो शेयर करते. सॉरो मतलब दुख. highlighting the generation gap that further separates the man from his सराउंडिंग्स. नाउ जनरेशन गैप होता है, माँ बाप के बीच का एक जनरेशन गैप हो गया, दादा दादी बीच का एक जनरेशन गैप हो गया. जनरेशन का गैप का मतलब ये नहीं होता है कि आपके उम्र में फ़र्क. जनरेशन का गैप आपके थिंकिंग में, बिलीफ में, ओपिनियन में, उसमें भी आपके जनरेशन गैप हो सकते हैं. व्यूज़ एंड वैल्यूज़ के लिए भी ओपिनियन और जो है उनके लिए भी आपके जनरेशन गैप, थिंकिंग के लिए आपका जनरेशन गैप हो सकता है. In final lines of the poem, the man listens to the static on the radio as he goes to sleep. मतलब वो स्टैटिक्स जो मैंने रेडियो का आपको स्टैटिक बताया, जो आवाज़ आती है रेडियो में, वो सुनते सुनते वो सोने लगे. Slumber is सोना. He dreams about the past when nomads who didn't have a permanent home braved hardship to discover a new subcontinent and build a new world for themselves. वो नींद में, सपने में देख रहे हैं कि सोच रहे कि भैया जब नोमैड्स थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपने पूरे परिवार को लेके, नए खोज में, नए रास्ते में, जहाँ पे नदियाँ नज़दीक हो, फॉरेस्ट हो, ऐसे सारी चीज़ें हो, तभी तो लोग अपना नया सब कॉन्टिनेंट बनाते थे, अपनी नई जगह बनाते थे, तो साथ ही चलते थे. लेकिन राइट, हाउएवर एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड now, because even with permanent homes and countless people around, man is estranged from the society that he himself built. मतलब बता रहे कि जो नोमैड्स होते थे उनको तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, उनका ड्वेलिंग्स चेंज होता रहता था. वो एक जगह पे कभी बैठे तो कभी थोड़े दिन बाद किसी और जगह पे चल दिए, तो थोड़े दिन बाद किसी और जगह पे चल दिए. बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास तो परमानेंट हाउसेस है, हमारे पास लोग भी ज़्यादा है क्योंकि वी हैव नेबर्स, वी हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज़, हम बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हम अकेले हैं. तब हम अकेले नहीं थे, राइट. तो वो बोलते हैं कि इंसान अपनी ही सोसाइटी, बनाई हुई सोसाइटी में अकेला है. He even dreams of his grandchildren, as these dreams about the past and the future are the only way he can find some respite, यानी from his sordid present. वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वो ड्रीम कर रहे हैं अपने एंसेस्टर के लिए, मतलब एंसेस्टर पूर्वजों के बारे में सोच रहे हैं कि वो पास्ट में ऐसा हुआ था, और अब जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कि ऐसा हुआ है. तो उसका बोलने का मतलब है कि ये जो ऑथर बोल रहे हैं कि यही सोच के वो अपने आप को संभाल रहे हैं या अपने आप जी रहे हैं. नहीं तो क्या होता, थोड़ी सी उनको फुर्सत मिल जाती ये सब सोच के, नहीं तो क्या होता, अप्रिय जो उनका जो प्रेजेंट है, जो आइसोलेटेड है, जो दुख भरा है, लोग कोई बात नहीं कर रहा है, जो अकेलापन है, वो उसे खा लेते और वो उनको बहुत तकलीफ़ होती है. ये हो गया आपका पोम. मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ राइट इट डाउन. डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी मैंने दे दिया है, कोशिश की है आपको हिंदी में भी इसको दे दी तो ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ ले इस बात को.
फिर भी आपको इस पोम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपका आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।